हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ एक नए चैप्टर्स के साथ ठीक है यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। इससे पहले मैंने जैसे शुरू में ही मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम लोग यूपीएससी फाउंडेशन के लिए जो क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी है ठीक है उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी के में कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। जैसे सबसे पहले मैंने क्लास 12 का हिस्ट्री पार्ट 1 का पहला चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है ना, मैंने कई सारे वीडियोस डाले थे उसमें कंप्लीट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एनसीईआरटी को भी कवर करता है और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने इस टॉपिक्स में डाला था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उस टॉपिक्स के बाद यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद क्लास 10th के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ठीक है ना उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यानी क्लास 10th के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, आमतौर पे क्लास 10th में हम लोगों का जो भी हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही ज्यादा है। यानी सिंपल समझना है कि आज के वीडियो में और आज के बाद जो कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे उस पे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देश दुनिया में, इंडिया के बाहर क्या क्या चीजें इमर्ज हो रही है, इंडिया के बाहर में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उस तमाम चीजों को समझेंगे और धीरे धीरे हम लोग उसको इंडिया में उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इंडिया पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस तमाम चीजों को भी हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उस टॉपिक का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर हिंदी में हम लोग इसको कहें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है और दूसरा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहां पे आएगा वो नेशनलिज्म। एक ऐसा टर्मिनोलॉजी जो या तो आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या आप वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके बच्चे को, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री को जानना चाहे चाहे वो इंडियन हिस्ट्री को समझना चाहे, उनको नेशनलिज्म, ये क्या है नेशनलिज्म, ठीक है, इस तमाम चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंट टॉपिक्स भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। चूंकि मैंने पहले बताया चूंकि हम लोग यूपीएससी फाउंडेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं इसलिए कुछ नया चीज भी मिलेगा और इस टॉपिक्स के अंदर में कई सारे टॉपिक्स कवर होंगे, इस चैप्टर्स के अंदर में कई सारे टॉपिक्स कवर होंगे जो अलग अलग वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, तो सबसे पहले आज के टॉपिक्स में हम लोग करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये क्या है नेशनलिज्म। ठीक है, एक सामान्य भाषा में, है ना, एक जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश की जाए, ठीक है, एक कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश की जाए और एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या ये नेशनलिज्म कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है और ये नेशनलिज्म डिस्ट्रक्शन का भी काम करता है। एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने, नेशनलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, क्या ये निर्माणकारी है या विनाशकारी है। ठीक है, यानी ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है या निर्माण का काम करता है या ये विनाश का काम करता है। इस दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन देखूंगा कैसे नेशनलिज्म ने दुनिया को या अलग अलग रीजन को, अलग अलग कंट्री के लोगों को या किसी कंट्री के अंदर में अलग अलग कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया है, ठीक है, और किस तरीके से इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी को एक दूसरे से अलग करने का काम किया है, समझ गए। इस तमाम चीजों को हम लोग यहां देखेंगे, लेकिन उसलिए मैंने बोला कि सबसे पहला सवाल हमारा यही था कि इज नेशनलिज्म अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये विनाशकारी है या ये निर्माणकारी है। अगर मैं इसको दो कॉन्टेक्स्ट में अगर समझूं, सबसे पहले मैं यूरोप यानी मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं तो यूरोप में याद रखिएगा यूरोप के अंदर में एक रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर कर दिया है। जैसा कि मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान आपको एक बात बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग सिविलाइजेशन है। पूरी दुनिया के लिए आप कह सकते हैं कि जो टाउन प्लानिंग है, ठीक है, उसके लिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है। कौन सा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक उसी तरीके से यूरोप के अंदर में आमतौर पे जब हम यूरोप की बात करते हैं तो हमारे और आपके दिमाग में कुछ कंट्री का नाम आता है, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे पुर्तगाल हो गया, जैसे स्पेन हो गया, ठीक है, ये तमाम कंट्री, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे कुछ कंट्रीज, ठीक है, जो जैसे मैं यूरोप की बात करता हूं तो ये नाम आपके दिमाग में आने लगता होगा। यानी ये सारे कंट्री को हम एक कॉन्टिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें
तो वो कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये नेशनलिज्म, याद रखिएगा 1789 क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर्स में, क्लास 9 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स में बच्चे को पढ़ना है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति। आपको याद होगा क्लास 9 के एनसीईआरटी में फ्रांस की क्रांति ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बल्कि पूरे इंडिया के लोगों के लिए, हर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे एक छोटा सा रिवॉल्यूशन, ठीक है, आप छोटा सा रिवॉल्यूशन से नहीं बोल सकते क्योंकि वो रिवॉल्यूशन है, और रिवॉल्यूशन शब्द का ही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा है, एक बहुत ही लार्ज इसका मीनिंग है। जहां पे भी रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ, रिवॉल्यूशन वर्ड आ गए, समझ लीजिए कि वहां पे चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल बात हो, इसमें कोई ना कोई लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। यानी रिवॉल्यूशन तभी, मतलब रिवॉल्यूशन वर्ड्स को हम लोग तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर वो इकोनॉमिक सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है तो दैट विल बी ए इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल सेक्टर में रिवॉल्यूशन, अगर आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो दैट विल बी अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। और अगर वो आपको सोसाइटी के अंदर में ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग सोशल रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो हमारे एनसीईआरटी किताब होते हैं उसके शुरुआती पेज में देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, इस तरीके से करके हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स हमारे प्रेम्बल में कहां से लिए गए हैं? ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया के लिए और खास करके हमारे कंट्री को, ठीक है, सोचिए उसने क्या मिसाल दिया, उसने दुनिया के सामने क्या एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, दुनिया के लिए क्या एक इंस्पायरिंग लेसन दिया कि हम उससे 3 लेसन लेने के लिए मजबूर हो गए कि आज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और भाईचारा आज अगर हमारे संविधान के प्रिम्बल में है, प्रस्तावना में है, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि 1789 में फ्रांस के अंदर में मोनार्कियल रूल, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था, राजतंत्र था, लुई 16 वहां का राजा हुआ था, उसके खिलाफ पूरी फ्रांसीसी जनता ने, है ना, क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, और वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो गए, वहां पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे लाया गया। याद रखिएगा एक नेशनलिज्म का मतलब यहां पे हमें यह भी समझना है कि व्हाट इज नेशनलिज्म, जिसने पूरी की पूरी सिस्टम को ही पलट दिया, यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया, कहीं पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया। ये कौन सी चिंगारी थी, ये कौन सा स्पिरिट था, हम इसे नेशनलिज्म का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आज जिस जर्मनी का नाम आप सुनते हैं, आज जिस इटली का नाम आप सुनते हैं, आप इस चैप्टर्स में ही जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये जो जर्मनी और इटली के बारे में आज आप सुनते हैं, ये जर्मनी और ये इटली जैसा आज आप देख रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं, जैसा कंट्री के रूप में आप उसे जान रहे हैं, ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। या आप दुनिया के कई अलग अलग कंट्री जिसको आज आप एक कॉन्फाइंड टेरिटरी में देख रहे हैं, एक नाम से जान रहे हैं, बिल्कुल पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ करता था, ठीक है। और सोचिए एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसा फायर इग्निशन, ठीक है, जिसने लोगों को क्या कर दिया? एकजुट कर दिया, एक साथ उन्होंने लोगों को लाया, ठीक है, और लोगों ने एक ऐसा परिवर्तन लाया कि वो पूरा का पूरा इटली जो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ था वो सब एक हो गया। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा स्पिरिट, एक सबसे बड़ा, अगर कह सकते हैं किसी वर्ड्स का अगर वहां पे रोल रहा है तो दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है। वो कौन सी आग थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे इटली को, टूटे हुए इटली को, कई टुकड़ों में बटे हुए इटली को एक कर दिया? दैट वाज नेशनलिज्म, ठीक है। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर जर्मनी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको अगर, है ना, एक करके, यूनिफाइड करके एक जर्मनी बनाया गया, तो उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो किसका रहा है? नेशनलिज्म का। आज हिंदुस्तान के लोगों की बात करें, आपके इंडिया में, आपका इंडिया कॉलोनियल रूल था, यानी इंडिया के ऊपर में ब्रिटिशर्स का रूल था, है ना। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सब्जुगेट करके रखा था, कंट्रोल करके रखा था। वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इंडिया को, दुनिया के कई अलग अलग कंट्री को गुलाम बना के रखे थे, ठीक है, उसको अपना कॉलोनी यानी उपनिवेश बना के रखे थे। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी, आखिर वो कौन सी
ठीक है ना, कह सकते हैं लोगों के अंदर एक स्पिरिट पैदा हो गया जिससे लोग घरों से निकल पड़े। ठीक है, 1 2 3 हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं, एकजुट होते हैं और आवाजें उठाते हैं। ठीक, और सीधा उनका संदेश है कि ब्रिटिश ये हमारा लैंड है, आपको इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो स्पिरिट को हम लोग नेशनलिज्म भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? याद रखिएगा, यहां 3 एक बेस्ट एग्जांपल मैंने नेशनलिज्म के दिया। टूटे हुए इटली को एक कर दिया, ठीक, वो क्या था? नेशनलिज्म। टूटे हुए जर्मनी को एक कर दिया, ठीक, वो क्या था? नेशनलिज्म। वो भी नेशनलिज्म था जिसने ब्रिटिश को, इंडिया के लोगों को एकजुट करके ब्रिटिश को हिंदुस्तान से भागने पे मजबूर कर दिया। लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल है, इसलिए मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि क्या नेशनलिज्म कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ये निर्माण का कार्य करता है या विनाश का काम करता है? तो अभी तक तो मैंने आपको दिखाया कि इसने निर्माण का काम किया, एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, कई छोटे छोटे टुकड़े है ना जो राज्य है वो मिला के एक देश बन रहे हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि क्या ये नेशनलिज्म डिस्ट्रक्टिव का भी काम करता है? बिल्कुल करता है। आप याद कीजिए, दुनिया के, आपको याद नहीं होगा लेकिन जब भी आप इतिहास के पन्ने में इस स्टोरी को, इस इवेंट्स को, इस घटना को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो दुनिया में, सोचो एक छोटी सी तबाही, कोरोना वायरस पूरे दुनिया को तबाह करके रखी हुई है। ठीक है, ये एक नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, किस तरीके से पैंडेमिक्स ने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। ठीक है, और पूरी दुनिया हर तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली काफी इससे इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, अब सोचिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद कीजिए 1939 से 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो बहुत बड़ा पर्सनालिटी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवाने में, जिसका सबसे बड़ा रोल था, आप नाम सुनोगे जर्मनी का एक नाजिज्म यानी हिटलर का नाम सुना होगा आपने, एडोल्फ हिटलर, और फ्रांस, और एक इटली में एक बंदा था उसका नाम था मुसोलिनी। ठीक है, याद रखिए इन दोनों लोगों ने एक ऐसे प्रिंसिपल को, इन लोगों ने भी एक नेशनलिज्म को प्रमोट किया। अब हिटलर की बात करें, हिटलर के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। हिटलर कौन था? जिसका मानना था कि जर्मन लोग है ना ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, जर्मन लोगों को ही पूरे विश्व में, है ना, कह सकते हैं अधिकार करने का अधिकार है, पूरे विश्व में रहने का अधिकार है, और वो जर्मन लोगों को ही हर तरीके से क्या करना चाहता था? ऊपर ले जाना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ किसकी अपलिफ्टमेंट की बात करता था? जर्मनी के लोगों को। आपको पता हुआ कि आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 के एनसीईआरटी में कि किस तरीके से उस नाजिज्म ने, ये जो नाजिज्म का प्रिंसिपल था, जो जर्मनी के हिटलर का प्रिंसिपल था, उसने लाखों ज्यूज को यानी यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इसलिए उतार दिया क्योंकि उनको ये लगता था कि ये लोग प्योर जर्मन्स नहीं है, ठीक है, और ये लोग जो जर्मन्स, जैसा जर्मन्स के लोग होने चाहिए, ये सारे लोग ऐसे नहीं, इसलिए कई सारे लोगों को उसने कत्ल करवा दिया। याद रख लीजिए, क्या वो भी एक नेशनलिज्म है? वो भी ये कह रहा है, वो भी एक नेशनलिज्म है, लेकिन वो नेशनलिज्म क्या लोगों को जोड़ रहा है? क्या अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक साथ कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो लोगों को तोड़ रहा था। समझ में आ गया? तो ये भी एक नेशनलिज्म है, यानी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया, वो भी एक नेशनलिज्म है, जिसने कई अलग अलग कम्युनिटी के बीच में एक भेद पैदा कर दिया, कह सकते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया, ठीक है, और कई लोगों को अपने आप को हीन सोचने पे मजबूर कर दिया, जैसे ज्यूज को, ठीक, और कुछ लोगों, चुनिंदे लोगों को वो क्या कर रहा था? ठीक, अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ऑब्वियसली बातें हैं, वो प्लुरलिस्ट सोसाइटी में बिलीव नहीं करता था, यानी कई अलग अलग जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो सब में बिलीव नहीं करता था। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म है। अगर आप इटली के मुसोलिनी की बात करेंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी तानाशाह हुए हैं, ठीक है, आखिरकार उन्होंने जितना भी करोड़ों लोगों की जान ले ली, ठीक है ना, चाहे वो मुसोलिनी की बात करो, चाहे वो हिटलर की बात करो, लेकिन जो उनका लास्ट फेज हुआ, जो उनका जीवन का अंत वाला वक्त था, उस दोनों को आपको पता होगा उनकी मौत बहुत ही अच्छी नहीं रही। चाहे वो हिटलर की बात करो, जो ऑब्वियसली बात है वो खुद को गोली मारकर मरने के लिए मजबूर हो गया, और चाहे वो मुसोलिनी की बात करो, उस मुसोलिनी को चौराहे पे टांग के, ठीक है, उसको उड़ा दिया गया, ठीक है। तो ये, लेकिन उसके बाद वो तो बाद में उड़ाया गया, एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन वो एक व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को क्या कर दिया? उन्होंने जान ले लिया। ना सिर्फ करोड़ों लोगों को जान लिया, करोड़ों परिवारों को डिस्टर्ब कर दिया, है ना, कंट्री और दुनिया के इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, और कई सारे लोगों के उम्मीदों को, सपने को चूर-चूर कर दिया, ठीक है। तो कई बार ये जो नेशनलिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव भी रहा है, डिस्ट्रक्टिव भी रहा है, लेकिन आज हम नेशनलिज्म को दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में स्टडी करेंगे। देखो, एक क्या है इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, और दूसरा क्या है यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म। इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म क्या कहते हैं? एक सामान्य भाषा में अगर आपको समझना है कि व्हाट इज इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म ये कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सिंपल भाषा में समझा जाए, यूनिटी, आई बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। ये कौन कहता है? इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, कि इंडिया के अंदर में कई अलग अलग
रिलीजन, कई अलग अलग कास्ट, कई अलग अलग सेक्ट्स के लोग रहते हैं और हम सबको यूनाइट करके रखेंगे, सबका रिस्पेक्ट करेंगे। ये कौन कहता है? इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म। यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म क्या कहता है? आपने देखा इटली ने क्या किया, आपने देखा जर्मनी ने क्या किया, आपने इटली के अंदर में और आप कह सकते हैं यूरोप के अंदर में और कई सारे ऐसे कहानियों को पढ़ेंगे। कोई कंट्री किसी आप देखेंगे, किसी कंट्री में क्रिश्चियनिटी में ही आप देख लो, ठीक है, कोई जो है सो क्या कर रहा है, किसी और रिलीजन को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, कोई क्रिश्चियनिटी के किसी और प्रिंसिपल को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, चाहे वो आयरलैंड हो चाहे वो इंग्लैंड हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बातें हैं, ये चीजें इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। अगर हम सिंपल दूसरे भाषा में समझे तो ये जो यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म है उसने यूरोप के लोगों को में डिस्टिंक्ट वो क्या कर रहा है, भेद कर रहा है, ठीक, सबको यह कह रहा है तुम सब अलग अलग हो, ठीक है, और तुम्हें अलग ही रहना चाहिए, ठीक है, मैं पावरफुल हूं, मैं सुपेरियर हूं, तुम नहीं हो, तुम इंफीरियर हो। लेकिन हमारा नेशनलिज्म ऐसा नहीं कहता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नेशनलिज्म एंड दिस नेशनलिज्म? और याद रखिएगा, नेशनलिज्म हमेशा फ्रूटफुल नहीं रहा है, नेशनलिज्म कई मामलों में बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक भी रहा है। तो आप देखिए इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म क्या कहता है और यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म क्या है। यहां पे महात्मा गांधी के कोट्स और अल्बर्ट आइंस्टीन के कोट को भी हम लोग देखेंगे कि उनका क्या मानना है। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिन्हें उनका भी क्या मानना था, ठीक है, क्या वो नेशनलिज्म, किस तरह के नेशनलिज्म में वो बिलीव करते हैं, उनके नाम से एक नेशनलिज्म आ गया कि टैगोर्स मॉडल्स ऑफ नेशनलिज्म। तो व्हाट इज इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म? आप देखिए, इंडियन नेशनलिज्म इनवाइसेज एस्टैब्लिशिंग इंटरफेथ टॉलरेंस, ठीक है, आप देख लीजिए इंडियन नेशनलिज्म जो है वो किस चीजों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, इंटरफेथ टॉलरेंस, अलग अलग विश्वासों के बीच, है ना, सहन शक्ति को बढ़ावा देता है। मैं हिंदू हूं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सबके अलग अलग रिलीजियस फेथ है, हमारे हिंदू रिलीजन में कई अलग अलग रिलीजियस फेथ है, उनके बीच इंटर टॉलरेंस को बढ़ावा देता है, समझ गए। एंड प्लुरलिज्म, ठीक है, यानी हमारे सोसाइटी का जो डिफरेंसेस है, कई अलग अलग लैंग्वेजेस, कई अलग अलग कास्ट, कई अलग अलग कम्युनिटी है, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है, और उनके बीच फेथ यानी सिंपल है कि हमारा इंडियन नेशनलिज्म किस चीजों को एस्टैब्लिश कर रहा है, प्लुरल सोसाइटी में बिलीव करता है, इंटरफेथ टॉलरेंस को बढ़ावा देता है। This society-centric pluralistic idea of nationalism can be depicted from Mahatma Gandhi's notion of independent India. That is, आप देखो ये जो हमारा इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म है, यानी वो मॉडल ऑफ नेशनलिज्म जो प्लुरलिस्टिक आइडिया में बिलीव करता है, जो डिफरेंसेस में बिलीव करता है, जो डिफरेंस ओपिनियन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रेसेस को अपनाने की बात करता है, सबको रिस्पेक्ट देने की बात करता है। इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है। महात्मा गांधी ने जो बोला था, महात्मा गांधी ने क्या बोला था? फ्री इंडिया विल नॉट बी ए हिंदू राज, यानी आजाद भारत हिंदू राज नहीं होगा, इट विल बी एन इंडियन राज, ये भारतीयों का राज होगा। समझ लीजिए, ये हमारा इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म है। ये जर्मनी के जैसा नहीं कह रहा है, यहां सिर्फ जर्मन लोगों का अधिकार होगा, यहां सिर्फ है ना कुछ चुनिंदे लोगों का अधिकार होगा, बाकी लोगों को इस लैंड पे रहने का, इस लैंड पे ग्रोथ करने का कोई राइट्स नहीं है, ठीक। ऐसा वो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि हमारा जो आजाद भारत है वो हिंदू राज नहीं होगा, बल्कि ये इंडियन राज होगा, बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ एनी रिलीजियस सेक्ट्स और कम्युनिटी, और कह सकते हैं बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ एनी रिलीजियस सेक्ट्स और कम्युनिटी। ऑब्वियसली बात है, यानी ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारा इंडियन राज होगा, हमारा भारतीय राज होगा, जहां पे हर कम्युनिटी के लोगों को, हर तरह के कह सकते हैं रिलीजन के लोगों को समान अहमियत दी जाएगी, समान वैल्यू दी जाएगी, और मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होगा। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब आपने श्रीलंका में पढ़ा होगा कि एक जिसकी मेजोरिटी ज्यादा थी, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के लिए सारे राइट्स ज्यादा अवेल कराए गए थे। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको एक्सेप्ट करता है। ये है इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, समझ गए। दूसरा क्या है? यानी ये हिंसा, ये पीस की बात कर रहा है, ठीक, ये नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, समझ रहे हैं, सबको एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, प्लुरलिज्म की बात कर रहा है, ठीक, इंटरफेथ टॉलरेंस की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म। बट व्हाट इज यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म? ठीक है, यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म क्या है? देख सकते हैं, द यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म थ्रेटन्स द फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। ठीक है, ये क्या मल्टीकल्चरल, यानी वो सोसाइटी जिसमें कई डिफरेंसेस हो, ठीक है, उसके वैल्यूज को ये क्या खतरा है, उसको ये खतरा पहुंचाने का काम करता है। आप देख सकते हैं, द यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म लेड टू द राइज ऑफ नाजिज्म इन यूरोप। ठीक है, आपने नाजिज्म के बारे में, आपने हिटलर के राइज के बारे में पढ़ा था, हिटलर का जो नाजी प्रिंसिपल है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, और उस तमाम चीजों के बारे में भी मैं वीडियो लाऊंगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीजें आएगा।
तो आप देखते हैं यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म ने यूरोप के अंदर में किसका उदय कर दिया, नाजिज्म का, ठीक है, व्हिच रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर 2। अगर हिटलर नहीं होता, मुसोलिनी नहीं होता, तो ऑब्वियसली बातें हैं आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दुनिया के अंदर जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है ये आज हम लोग नहीं देख रहे होते, उसके बारे में नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो इसने यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म है जिसने क्या करवा दिया, वर्ल्ड वॉर 2 करवा दिया, जिसने नाजिज्म को इमर्ज करवाया, जिसने फासिज्म यानी इटली के अंदर में फासिज्म मुसोलिनी का जो प्रिंसिपल है उसको इमर्ज करवा दिया। दैट्स व्हाई आइंस्टीन रिमार्क, देखिए आइंस्टीन को कहना पड़ा, आइंस्टीन क्या कह रहा है, आइंस्टीन कह रहा है नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज। इन्फेंटाइल, इन्फेंट का मतलब बच्चा होता है, शिशु होता है, तो ये क्या कहते हैं, नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज, यानी नेशनलिज्म जो है वो एक शिशु रोग की तरह है, ठीक है। इट इज द मिसल्स ऑफ मैनकाइंड, MEASLES, मिसल्स ऑफ मैनकाइंड, यानी ये मानव जाति के लिए एक चेचक की तरह है। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको बताया कि ये दोनों नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म हमेशा कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा है, नेशनलिज्म डिस्ट्रक्टिव भी रहा है। इवन रविंद्रनाथ टैगोर का भी मानना था कि नेशनलिज्म का मकसद क्या मतलब होना चाहिए कि वो पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा दे, नेशनलिज्म का मतलब है वो ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दे, यानी ऑब्वियसली बात है ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता को बढ़ावा दे, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब है वो पीस को प्रमोट करो, नेशनलिज्म का मतलब है वो कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करे, ठीक है। अगर ये नहीं है तो मैं उसे नेशनलिज्म नहीं मानूंगा, ठीक। ये कौन कह रहे थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे थे, यानी वो व्यक्ति जिन्हें एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने का गौरव प्राप्त हुआ और वो भारतीय थे, इसलिए ये भी प्राउड करना चाहिए आपके। चलिए ये मैंने आज नेशनलिज्म के बारे में बताया। अब इसके अगले क्लास में मैं छोटा छोटा वीडियोस लाऊंगा ताकि आपको छोटा छोटा बारीकी से समझने का मौका मिले, ठीक है। और लास्ट में फिर इसका क्वेश्चन आंसर, तो क्लास 10th के बच्चे हो या जो यूपीएससी फाउंडेशन, बीपीएससी फाउंडेशन के बच्चे हो, आप इनको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।